अच्छा, आज जो टॉपिक है मेन वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। एक प्रोग्रामिंग तो हमने सीखी है जिसके अंदर लूप थे, एरेज थे, फंक्शंस थे, बहुत सारी, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, वो तो हमने ग्रिप की है। अब ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये क्या चीज है, या कि ये कोई नई किस्म की प्रोग्रामिंग है या ये वही प्रोग्रामिंग है। अच्छा, प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम, उसके अंदर जो भी हमने कोडिंग की है उसमें ज्यादातर हम फंक्शंस बनाते रहे, ऐसे ही है ना, या रूट जो ब्लॉक है हमारा उसके अंदर हम कोड करते रहे। तो जितना भी अगर हम कोड देखें तो इसमें हमने फंक्शंस बनाए हैं, कुछ लूप बनाए हैं, इफ कंडीशन लगाई है, या रूट पे लगाई है, किसी फंक्शंस के अंदर लगाई है। अच्छा, नॉर्मली इस प्रोग्रामिंग के जो अभी तक हमने की है इसको हम बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। कि फंक्शन बना के जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी कोई काम आता है तो हम उसके अगेंस्ट एक फंक्शन बना लेते हैं या कोई बना बनाया फंक्शन यूज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। कि ये जो भी हमने प्रोग्रामिंग सीखी है, इसके अल्टरनेटिव में एक कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जितना भी प्रोग्राम्स बनाएंगे, यानी जितनी भी हम लॉजिक लिखेंगे प्रोजेक्ट की, उसका पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी पहले एक शेप बनेगी। यानी जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसका पहले, प्रोग्राम लिखने से पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, उसका क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि अज्यूम करें कि अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम बिल्डिंग बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर से मुराद है कि उसका माइंड मैप बनाते हैं, उसका जो है वो नक्शा बनाते हैं, जिसे अगर दूसरी जुबान में अगर हम अंडरस्टैंड करें डीपली। लेकिन वो जो हम उसका मैप बनाते हैं वो एक्चुअल में बिल्डिंग तो नहीं होती है ना, वो क्या होता है? मैप खाका होता है। यानी हमारे जहन में एक ख्याल होता है लेकिन वो एक्चुअल में बिल्डिंग नहीं होती, लेकिन वो एक खाका होता है। लेकिन उसको देखते हुए बिल्डिंग हम बनाते हैं। यानी जो हम मैप बनाते हैं पहले, उसको देखते हुए हम बिल्डिंग बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि मैप बनाना समहाउ इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर हम मैप को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बिल्डिंग बन जाए, और ये भी हो सकता है, चांसेस हैं कि बिल्डिंग गिर जाए। क्यों? क्योंकि हम मैप को फॉलो नहीं करें। अच्छा, सेम लेट्स सपोज अगर हम इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करें कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, टेक्निकली कोई छोटा मोटा कोई घर बनाना है, या कोई आप कह लें कि किसी गांव में छोटा मोटा हमने कोई चीज बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वहां पे तो मैप की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा है, वो आता है कॉन्ट्रैक्टर और वो उसको बनाना शुरू कर देता है और खत्म हो जाता है वो 2-4 दिन में। कोई मैप शैप या कोई हम उसके ऊपर वर्किंग नहीं करते हैं, प्री वर्किंग नहीं करते हैं डेवलपमेंट करने से पहले। यानी उसको शुरू करने से पहले उस पर कोई भी वर्किंग नहीं होती। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग हम बनाते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा बनाया हुआ है, जैसे ऐसी टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी हुई है, तो उससे पहले आप इमेजिन करें कि हमने सोचा कि हम इतनी लंबी बिल्डिंग बनाएंगे जो दुनिया में सबसे ऊंची होगी, तो हम बगैर किसी मैप से बनाना शुरू कर दें तो कभी वो बनेगी? कभी नहीं बन सकती, वो गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन विदाउट माइंड मैपिंग, विदाउट प्री वर्किंग उसके ऊपर, विदाउट एनी इंजीनियरिंग उसको बनाना पॉसिबल नहीं है, वो डिफिकल्ट है उसको बनाना। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हम हमेशा किस तरफ जाते हैं? हम हमेशा मैप बनाते हैं उसका, फिर उस पर वर्किंग करते हैं। प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह का सिनेरियो है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो आप कह लें कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो इजी होते हैं निस्बतन। यानी समझो कि छोटा मोटा आपने काम करना है प्रोजेक्ट, वहां तो आप जो हमने अभी तक प्रोग्रामिंग सीखी है यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, उससे आप काम वो कर सकते हैं, सही है। लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो आप उससे नहीं कर सकते। मतलब जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, लाइक आपने कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है जो आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के हर तरह के मामलात को हैंडल करेगा। अब इतनी बड़ा जो सॉफ्टवेयर बनाना है, यानी सॉफ्टवेयर का स्केल है ना, कोई छोटा सॉफ्टवेयर है, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए फिर आपको माइंड मैपिंग करनी पड़ती है,
उसके लिए स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए हम डायग्राम्स बनाते हैं, उसके लिए समझो मैप बनाते हैं, और उन डायग्राम उन मैप्स को देखते हुए फिर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और उस प्रोग्रामिंग को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। समझ रहे हैं कि अगर हम पहले से प्री वर्क करें एक्चुअल डेवलपमेंट से पहले, तो ऐसी प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अच्छा, उसके अंदर प्रोग्राम लिखने के डिफरेंट असूल हैं, रूल्स हैं, जैसे कह लें। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम कोई सेपरेट फाइल बनती है, सेपरेट, सब कुछ इसी में होता है, लेकिन उसके रूल्स हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो हम बेस प्रोग्रामिंग या फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर हैं, जहां पे कुछ भी काम, यानी जो अभी तक आपने सीखा है वैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, डेट्स इट। सही। अच्छा, टेक्निकली जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो हम डायग्राम्स बनाते हैं, जो मैप बनाते हैं, उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू तो नहीं होती है। जब हम वो बनाते हैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, मतलब वो तो एक पैसिव चीज है ना, पैसिव समझते हैं, जिसमें कोई हरकत नहीं है, वो बस पड़ी है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब उस मैप को देखते हुए, उस शेप को देखते हुए आप एक्चुअल में कोई चीज बनाते हैं, फिर उसकी वैल्यू बन जाती है। ऐसे ही है ना, उसकी एक वैल्यू बन जाती है, यानी वो एक चलती हुई चीज होती है। सही। अच्छा, अब वो जो नक्शा है, वो जो चीज हमने बनानी है, जो मैप ड्राइंग करनी है, वो तो बहुत पहली स्टेज से शुरू होती है। लेकिन हम अगर समझें एज अ प्रोग्रामर, हमारी स्टेज जहां से शुरू होती है तो हमें वहां पे मिलती है ये चीज, एंटिटी डायग्राम। ये एक डायग्राम है जिसको देखते हुए हम भी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसको क्लास डायग्राम भी बोलते हैं, ईआर डायग्राम भी बोलते हैं, जो स्पेसिफिकली डेटाबेसेस को डिजाइन करने के लिए बनाई जाती है। जो हमारे लिए यूजफुल है वो एंटिटी डायग्राम या क्लास डायग्राम, इसको हम बोल सकते हैं, और भी आपको विजिबल हो जाएगा। इस तरह से कुछ कोई डायग्राम बनती है। तो यानी जब कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास सिस्टम आता है तो हम उसके अंदर कुछ इस तरह से जो है वो माइंड मैपिंग करते हैं। यानी उसका समझो ये हमने मैप बनाया, नक्शा बनाया कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस तरह का होगा, और उसके अंदर ये एंटिटीज होंगी। एंटिटी होती है स्टेक होल्डर, लाइक जो आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट ऐप बनाते हो तो उसमें स्टूडेंट्स होंगे, उसमें टीचर्स होंगे, उसके अंदर जो है वो कोर्सेज होंगे, मैनेजमेंट होगी, वो सारी चीजें जो हैं वो उसको हम डिफाइन करते हैं। इस तरह का मैप बनता है जिसको हम क्लास डायग्राम भी बोलते हैं। तो समझो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला असूल तो ये है कि इस तरह से हमें डायग्राम बनानी चाहिए, ताकि जिसके अंदर हमें क्लियर हो सके कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, वो कैरेक्टर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट या बात कर रहे हैं, ये फिगर आउट करना जो है वो जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब टेक्निकली हम ये सारी चीजें अगर हम बना भी लें, यानी ये डायग्राम हमें बन जाए या बनी बनाई मिले, इससे आगे एज अ डेवलपर हमारा काम शुरू होता है, जिसके अंदर हम इसी चीज को प्रोग्रामिंग में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन वो जो प्रोग्रामिंग में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं वो भी एक पैसिव एलिमेंट होता है, यानी वो समझो एक मैप ही होता है, वो कोई चलती हुई चीज नहीं होती। लेकिन उस मैप से देखते हुए हम एक्चुअल में अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, या एक्चुअल में एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बनता है, आप अगर समझे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पहला असूल है ना वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको पता है ना क्या होता है, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम लिखते हैं डाटा, वो एक एंटिटी को रैम में सेव करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें की पे वैल्यूज होती हैं, जिसमें जैसे एक लैपटॉप एक एंटिटी है तो इसका नेम होगा, इसका मॉडल होगा, चीजें, तो वो हम रैम में सेव करने के लिए वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम एरेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी टूल्स हमने पढ़े थे या डाटा सेट्स पढ़े थे कि जिस तरह किस तरह हम उसको सेव कर सकते हैं, वो सारी चीजें एंटिटी को सेव करने में हेल्पफुल नहीं होती। उसके लिए फिर हमने देखा था कि यार हमें क्या करना चाहिए कि हम
ऑब्जेक्ट बनाए जिसके अंदर की पेयर वैल्यू जो है वो सेव होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बेस असूल है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली नहीं बनना चाहिए। यानी मतलब क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए कोई मैप बनना चाहिए पहले, और उस मैप को यानी उस नक्शे को कि इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा उसका एक मैप बनना चाहिए, और वो मैप एक क्लास कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और ये इसका बेस असूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, सबसे बेस कि ये तो बेस में होना चाहिए। फिर इसके आगे 4 पिलर्स आते हैं इसके अंदर, यानी एक तो बेस थिंग ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली नहीं बनना चाहिए। यानी लेट आपने कार का ऑब्जेक्ट बनाना है तो अगर अभी हम बनाए तो हम कैसे बनाते हैं, हम लेट कार इक्वल टू, उसमें हम शुरू हो जाते हैं मॉडल और बाकी चीजें हम ये, लेकिन ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना दोगे तो आपका जो प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं हो, कहलाएगी नहीं। अच्छा, इससे भी हम पूरा प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं, ऐसे नहीं, हमने बनाए भी हैं। कोडिंग आज तक जो हम करते आए हैं वो ऐसे फंक्शन प्रोग्रामिंग में करते आए हैं, फंक्शंस बनाते रहे हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते रहे हैं डायरेक्टली। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं ना, जैसे हमने कोई बुर्ज खलीफा बनाना है, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए भी अगर हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हम किसी एक गांव में एक छोटा सा घर बनाते हैं, तो वो दोनों चीजें बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तब यूज करनी है जब प्रोजेक्ट की कंप्लेक्सिटी हाई होगी, और जब प्रोजेक्ट की कंप्लेक्सिटी लो होगी तो आप ऐसे काम कर सकते हैं जैसे अभी काम कर रहे हैं। हाँ, अगर हाई कंप्लेक्सिटी प्रोजेक्ट में भी इसी तरह काम करेंगे तो आपका कोड फंस जाएगा, यानी एक जगह आप आगे मजीद उसमें कोड नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको बहुत सारे बग्स चीजें, आपको डिफिकल्टीज होंगी, आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्लास डिफाइन कर लेंगे उसके अंदर। हाँ, अभी हम आएंगे कि क्या है, लेकिन अभी तो एक असूल पड़ा है, वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस असूल ये है कि जिस तरह अभी हमने यहां पे देखे हैं ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। ऑब्जेक्ट जब भी बनाना है एक मैप से बनाना है, ऑब्जेक्ट जब भी बनाना है एक क्लास से बनाना है, क्लास या मैप, शेप से बनाना है। अब शेप कह लें उसको, यानी जैसे हम नक्शा बनाते हैं ना पहले कि रूम ऐसा नजर आएगा, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं रियलिटी में, तो हम पहले क्लास बनाएंगे, क्लास से भी पहले क्लास डायग्राम बनाएंगे जो मैंने दिखाई है। अच्छा, क्लास डायग्राम बनाना हमारा काम नहीं है, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है, उसका काम होता है। उसने रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने डायग्राम बना दी, उस डायग्राम को बना के हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा काम, उसकी हम बनाएंगे क्लास। अब क्लास जो है वो पैसिव चीज है, पैसिव मतलब वो चल नहीं रही, वो शेप है, वो मैप है, समझ रहे हो, उसके अंदर कोई जान नहीं है, वो पैसिव है, वो खुद कुछ नहीं कर सकती। उस क्लास से ऑब्जेक्ट बन सकता है हमेशा। बात समझ आई आप या नहीं आई? तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले फिर क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर क्लास नहीं बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाएंगे। तो अगर आपको कोई पूछे कि आप ऑब्जेक्ट मतलब आपके कोड को कोई देख के अंदाजा कैसे लगाएगा कि आप ऊप यूज कर रहे हो या नहीं, उसकी जो बेस चीज है वो डिपेंड करती है कि आपने जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके लिए पहले क्लास बनाई है या नहीं बनाई। बात समझ रहे? अगर तो आपने ऑब्जेक्ट क्लास से क्रिएट किया है तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, अगर आपने क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया तो आप फंक्शन प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो सिर्फ फर्क जो है वो ये है, उसके अलावा तो वो सेम ही प्रोग्रामिंग है, कुछ भी खास फर्क नहीं। हाँ, एक चीज है, अगर हम अगर हर जब भी कोई घर कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम उसका मैप बनाने में हमें क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब हम क्यों नहीं बनाते नॉर्मली? क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई लेसपोज गांव में या कहीं पे कोई छोटा मोटा घर बनाना है या 1-2 रूम बनाना है तो हम उसके लिए नक्शा नहीं बनवाते, पर ऐसा क्यों करते हैं हम? इजी वे फॉर व्हाट? क्यों इजी लगता है? कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई अगर मैप बनाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट लगेगी, पैसे लगते हैं ना, आर्किटेक्ट को पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा टाइम लगता है, देखो ना, वो उसको बनाने के लिए दे दिए, उसको पैसे भी देने और फिर 1-2 महीने का टाइम भी चाहिए ताकि वो अपना काम
कंप्लीट कर ले, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है, फिर काम शुरू हो सकता है। ऐसे ही है ना? तो टाइम और कॉस्ट दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये चीजें लिंक्ड भी हैं आपस में। टाइम लगता है तो फिर ही कॉस्ट तभी लगती है ना अगर कोई टाइम स्पेंड हो रहा होता है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा काम करना है तो उसके लिए मैप बनाने लग जाए तो एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है ना, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। तो सेम उसी तरह अगर आप ऊप यूज करते हो तो उसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू। कॉस्ट क्यों ज्यादा लगती है? क्योंकि हमें टाइम ज्यादा लगेगा। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, एक तरीका है कि पहले क्लास बनाओ। अब क्लास का यूजेज ही कोई नहीं है, उसका एक ही यूज है कि क्लास से ऑब्जेक्ट ने बनना है। ऑब्जेक्ट आप ऐसे बना लें तो आप 1 मिनट में बना लेंगे, लेकिन अगर पहले क्लास बनाएंगे और फिर क्लास से पहले भी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फिर कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो जो छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें हमें टाइम और कॉस्ट को बचाना होता है ताकि जल्दी जल्दी क्विक काम हो जाए और पैसे भी कम लगे। तो वहां पे फिर हम बगैर क्लास के साथ ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना के काम कर सकते हैं। लेकिन जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, वहां पे भी अगर आप कॉस्ट और टाइम को बचाने की कोशिश करोगे तो होगा क्या? आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने प्रूव यानी ओवर द टाइम एक्सपेरिमेंट कर करके ये चीज प्रूव की हुई है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ सॉल्व नहीं करते, प्लेन प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है एज कंपेयर टू ऊप। यानी ऊप के साथ हमने फैसला किया ना कि ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर आपने मैप नहीं बनाए हुए। ऐसे ही होगा ना। लेट्स सपोज अगर मैंने लार्जेस्ट दुनिया की बिल्डिंग बनानी है और मैंने मैप नहीं बनाए, और एक बंदे ने मैप बना के 1 साल वो मैप बनाता रहे, मैंने पहले दिन ही काम शुरू कर दिया, तो वो बिल्डिंग पहले बनाएगा या मैं? वो बना जाएगा, क्योंकि मैं बना के फिर गिरा दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर जाएगी गिर जाएगी, तो फिर बनाऊंगा, फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा, फिर गिर जाएगी। तो उसमें ज्यादा टाइम लगेंगे और ज्यादा मुझे मसले भी आएंगे, क्योंकि हर चीज डिफाइंड नहीं है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की सूरत में। लेकिन इजी प्रॉब्लम की सूरत में डायरेक्ट कर लें तो वो ज्यादा फायदा रहता है। तो इसलिए डिपेंड करेगा ऑन बेसिस ऑफ नीड्स कि कब आपने ऊप यूज करनी है और कब आपने फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज करके अपना काम चलाना। समझ आई? यानी आज दी टाइम आप जब इवन प्रोडक्शन में भी जाएंगे ना, जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तो तब भी आप देख रहे होंगे कुछ कुछ लोग ऊप में काम कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं कर रहे। और फिर डिपेंड करेगा कि आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो या बैक एंड पे कर रहे हो। फिर मतलब हर जगह पे डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, हर जगह जरूरी नहीं है कि ऊप ही यूज हो रही हो। और कुछ कुछ प्रोजेक्ट में आप देखेंगे भी जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे वहां पे ऊप यूज हो रही हो। लेकिन एज अ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ऊप क्या है, क्यों यूज होती है। एंड मेक मॉडल ये तो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऐसे ही उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने जो है वो यूज अभी तो हमने डायरेक्ट बना रही है ना, क्लास नहीं बनाई। ये तो हमने जैसे हम पहले प्रोग्रामिंग कर रहे थे वैसे उसी स्टाइल से हमने इसको बना दिया। लेकिन अब हमारा टारगेट क्या है कि हम इसका एक बनाएंगे क्या? क्लास। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस प्रिंसिपल अगर हम देखें वो ये है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट को हमेशा किससे बनना चाहिए? क्लास से। और क्लास नॉर्मली क्लास डायग्राम से बनती है। तो अभी चूंकि हमारे पास क्लास डायग्राम तो नहीं है तो हम रन टाइम पे खुद ही सोचेंगे। अच्छा, क्लास डायग्राम से हेल्प काफी मिल जाती है, उसमें ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं कि कौन कौन सी कीज होंगी, जैसे कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स कोड, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट, डिपार्टमेंट, और उसके जितने भी फंक्शन है वो भी होते हैं, जैसे इसके ऐड कोर्स करेगा, ये सारी चीजें। तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एक ऑब्जेक्ट एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे लाइक कार कोई एंटिटी है, कोई फैन एंटिटी है। और हमने डिस्कस किया था कि एक एंटिटी के अंदर 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? उसका प्रॉपर्टी और उसकी एक्शन। एक्शन मतलब फंक्शन, यानी उसमें उसकी की पेयर वैल्यूज के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होती है उसकी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट,
जैसे मेक है, मॉडल है, ईयर है, और फिर इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन मतलब कार रन होती है, कार स्टॉप होती है, कोर जो है ये होता है, कार को फलां होता है, तो यानी कार के अंदर जो है वो ब्रेक लगती है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना जो चलते हैं, रन होते हैं एक्चुअली। तो हर एंटिटी, जैसे फैन कोई एंटिटी है तो फैन के अंदर भी ये दोनों चीजें हैं, एक तो उसके अंदर फंक्शन है और एक उसकी प्रॉपर्टीज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह लैपटॉप को देखें, किसी भी एंटिटी को देख लें, यही चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी। अच्छा, अब ये फिगर आउट करना है हमने कि ये दोनों चीजें तो हमें मिल गई हैं, यानी ये दो चीजें एक ऑब्जेक्ट का पार्ट हो सकती हैं। अभी ये मैंने डिफाइन किए हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स इस कार के ऑब्जेक्ट के। अब कार के अंदर कुछ फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे मैं कह देता हूं स्टार्ट, इंजन स्टार्टेड, फंक्शन आ गया, स्टॉप आ गया। तो इस तरह करके ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स हैं और ये इसके क्या हैं, फंक्शंस है। ये भी इस ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है कि गाड़ी स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, उसका ईयर है, मॉडल है, उसका मेक है। समझ आई बात? अब इसका मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीजें हमेशा हो सकती हैं, या एक फंक्शन, एक उसके एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट बनना है किससे, क्लास से, तो अब क्लास में भी कितनी चीजें हो सकती हैं, 2। कौन कौन सी? प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। ये दोनों चीजें हम उधर भी शेप डिफाइन करेंगे ताकि उस शेप से भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे अभी हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। अच्छा, अब अगर आप यहां डायग्राम में भी देखो ना, तो इसके अंदर भी ये एक लाइन बीच में लगी हुई है। ये लाइन क्या डिफरेंशिएट कर रही है, इससे ऊपर इस एंटिटी कोर्स की, कोर्स एक एंटिटी है, क्यों? क्योंकि इसकी कुछ खसूसियात हैं, जैसे कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स का कोड, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके क्रेडिट आवर्स, उसका डिपार्टमेंट, ये कोर्स की एंटिटी की खसूसियात हैं या प्रॉपर्टीज हैं। अब कोर्स के अंदर कुछ उसके फंक्शन या एक्शन भी हैं, जैसे ऐड कोर्स, अपडेट कोर्स, डिलीट कोर्स, असाइन इंस्ट्रक्टर टू द कोर्स, ये इसके फंक्शन है। इसी तरह डिपार्टमेंट आईडी, नेम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑफिस लोकेशन, ये डिपार्टमेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं। और लाइन के नीचे जो है वो उसके क्या हैं, फंक्शन या एक्शंस हैं, जिसमें ऐड डिपार्टमेंट, अपडेट डिपार्टमेंट, डिलीट डिपार्टमेंट एंड व्यू ऑल डिपार्टमेंट्स या व्यू ऑल कोर्सेज इन द डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। तो अब जब ये अगर आपके सामने बना हो डायग्राम, तो इससे जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट, इससे जो है क्लास बनाना आसान है क्योंकि हर चीज उसमें डिफाइन है, और उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना आसान है क्योंकि क्लास में हर चीज हमने डिफाइन कर दी हुई। समझ आई बात? अच्छा, अब बात यह है कि ऐसा क्या, देखो ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट भी बन रहा है और क्लास से बनाने से जो कि ऊप हो जाती है, उससे अच्छा कैसे हो जाता है, यानी ये समझ नहीं आई ना, ये तो समझ आ गई कि बेहतर होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो अज्यूम करें हमारे पास कॉम्प्लेक्स ही प्रोजेक्ट है। लेकिन अब ये कैसे समझ में आएगा कि क्लास बनाने से चीजें जो हैं वो ज्यादा अच्छी हो जाती हैं अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, कैसे, ये फिगर आउट करना जरूरी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वाले एग्जांपल में तो विजिबल हो जाता है क्योंकि वो हर चीज आ रही होती है तो उससे देख के बना रहे होते हैं तो आसानी हो जाती है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सेम इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर भी है, जब हम ऑब्जेक्ट खुद से बना रहे होते हैं तो गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू जब हम क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो गलती के चांसेस काफी कम रह जाते हैं। समझ रहे? सारा चीज तो उसने डिफाइन कर दिया, इसके अंदर ये इसके एट्रीब्यूट्स। हाँ, तो अब ये हर चीज लिखी है ना, तो से सोचे तो हाँ, यही चीज है। अगर हम क्लास बना रहे हैं, क्लास डायग्राम बना रहे हैं, फिर क्लास बना रहे हैं, तो उसमें
गलती के चांसेस काफी रिड्यूस हो जाएंगे ना। क्यों? हर चीज तो डिफाइन है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, कौन कौन से फंक्शन एक्शन होंगे, तो गलती के चांसेस काफी कम रह जाते हैं। जो मैंने एज अ डेवलपर सोचना था ऑब्जेक्ट बनाते हुए, वो पहले से सोच के रखा हो, उससे फिर हमारा काम सही होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बात समझे? तो इसलिए हम जो है वो ऊप का या क्लास का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पूरी ऊप जो है वो क्लास पे डिपेंड नहीं कर रही होती है, क्लास उसका एक बेस प्रिंसिपल है। यानी अगर हमने ऊप के फीचर्स इस्तेमाल करने हैं तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो क्या है? क्लास बनानी। क्लास बनानी है तो फिर बाकी के फीचर इस्तेमाल होंगे। क्लास नहीं बनेगी तो बाकी के फीचर इस्तेमाल नहीं होंगे। सही है? तो पहला काम तो हो गया कि हमने क्या करनी है? क्लास बनानी है। अच्छा, अब ये है कि क्लास कैसे बनानी है। डायग्राम तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे देगी, यानी ये सारे इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोड में तो हमने भी बनानी है, डायग्राम में तो समझो रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने बना दी, लेकिन कोड में तो हमने खुद बनानी है। और जब हम खुद बनाने बैठेंगे तो टाइम तो लगेगा उसमें। तो अज्यूम करेंगे यही काम हम जो कार वाला हमने ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बनाया है, इससे पहले हम इसकी कोई क्लास बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे। अच्छा, उसके अंदर हम यूज करेंगे, जैसे कार है, एक तो क्लास का नाम हमेशा हमें कैपिटल से शुरू करना होता है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है। जैसे कार की मैंने क्लास बनानी है, ये कार का ऑब्जेक्ट है, ये कार की क्लास है। इन दोनों में फर्क ये है, इसका सी बड़ा है, इसका सी छोटा है। तो हमेशा क्लास का जो नाम होता है वो कैपिटल वो कैरेक्टर से शुरू होता है, या समझो कि पास्कल केस में नाम हम हमेशा रखते हैं। तो क्लास कार, ये क्लास बन गई। लेकिन इस क्लास के अंदर हमारे पास सारी चीजें नहीं है, क्योंकि क्लास जो होती है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट की शेप होती है। यानी ऑब्जेक्ट जिस चीज से बनता है वो क्लास से बनता है। तो अगर मेरे पास ये 3 कीज हैं, ये तीनों कीज फिर इस क्लास के अंदर भी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? जरूरी है। तो तीनों चीजें हमें क्लास के अंदर भी डिफाइन करनी पड़ेंगी। अगर हम कार वाली एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अच्छा अब लेट्स सपोज क्लास भी बन गई, क्लास के बाद ऑब्जेक्ट भी बन गया, तो अभी भी ऊप पूरी नहीं हो जाती। ऊप का ये बेस प्रिंसिपल है कि क्लास बनानी है। ऊप क्लास बनाने के बाद शुरू होती है, यानी उसके 4 पिलर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, जिसमें इनहेरिटेंस है जो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। उसमें क्या होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकती है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के पेरेंट की सारे फीचर चाइल्ड में आ सकते हैं। समझ रहे? फिर दूसरा फीचर उसके अंदर नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, ये 4 पिलर हैं इसके अंदर। 4 पिलर ऑफ ऊप, यानी पिलर समझो कि उसकी जो बेस है वो क्लास है, और क्लास के ऊपर 4 पिलर है जिसने उस ऊप का वजन उठाया हुआ है, जिसके अंदर इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है और एब्स्ट्रैक्शन है। ये 4 पिलर्स हैं ऊप के, जिसके ऊपर ऊप जो है वो बेस करती है, सारी ऊप इसके ऊपर चलती है। और ये सारा काम है क्लासेस के साथ, यानी हम क्लास के साथ क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, क्लास को इनहेरिटेंस करते हैं, क्लास की ही एब्स्ट्रैक्शन करते हैं,
क्लास की ही हम इनकैप्सुलेशन करते हैं और क्लास से ही हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, सब क्लासेस के ऊपर होता है। अब समझो कि ऊप का फिर जितना काम है वो 4 पिलर से हो रहा है, और 4 पिलर सारे क्लासेस पे लगते हैं। क्या क्लासेस कोई चलती हुई चीज है? नहीं, मैंने पहले बताया ना, ये नक्शा है, ये मैप है। जब उससे ऑब्जेक्ट बनता है फिर वो क्या होता है, चल पड़ता है, लेकिन उससे पहले वो उसका कोई भी असर नहीं होता। वो एक मैप की तरह है, वो एक नक्शे की तरह है। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर हम वो सारा कुछ सही तरह क्लासेस में डिफाइन कर लें तो हम फिर उससे ऑब्जेक्ट बनाएं तो हमारे प्रोजेक्ट की जो चीजें हैं वो काफी अच्छी हो जाती हैं, काफी स्मूथ हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सलूशन भी हम फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे पहले बेस बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी। फिर बाद में तो ऊप के जो भी फीचर हैं वो फिर हम उसमें अप्लाई करते रहेंगे या ऐड करते रहेंगे। अच्छा, अब क्लास के अंदर हमने बनानी है एक ऑब्जेक्ट जिसमें मेक मॉडल ईयर रखना है और 2 फंक्शन रखने हैं, स्टार्ट और स्टॉप, ताकि इस वाली शेप का हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए। हाँ, अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेक और डी मॉडल और ईयर, ये 3 चीजें मैंने इसमें डिफाइन कर दी। अच्छा, अब इधर डिफाइन करने में और इधर डिफाइन करने में क्या फर्क है? क्लास में इक्वल आ रहा है और ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, कॉलन आ रहा है। अभी के लिए हम इसको स्टार्ट स्टॉप वाला काम नहीं करेंगे, इतना हम इसको कमेंट कर देते हैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को। अब समझो कि अभी के लिए 3 प्रॉपर्टीज ही हैं। ये ऐसा ही है अगर मेरे पास सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट हो, ऐसे ही है ना, ये बस मेरे पास इतना ऑब्जेक्ट हो, मेक मॉडल और फिर हमारे पास इतना जो है वो होना चाहिए। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो कुछ भी आपको खास फर्क नहीं लग रहा, सिर्फ कॉलम के अलावा बाकी चीजें तो सेम है। अच्छा, ये इसलिए भी है क्योंकि अभी हमने क्लास बना के बेस बनाई है, हमने ऊप के फीचर इस्तेमाल नहीं किए। जब तक फीचर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऊप का फायदा हमें नहीं होगा। बेस नीड तो ये क्लास होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। उसने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बनाना, तो इसका मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। इसको तो उड़ा देना है क्योंकि डायरेक्ट बना रहे थे। अब किससे बनाना है, क्लास से। तो क्लास से बनाने का सिंटैक्स ये है, न्यू क्लास का नाम और उसके साथ पैरेंथेसिस। देखो, हम पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, ऐसे। अभी हमने क्या सीखा है, सारी डिस्कशन का जो निचोड़ है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट किससे बनना चाहिए, क्लास से बनना चाहिए। अच्छा, हमने यहां पे कैसे बनाया है, खुद से। इसको मैंने क्या कर दिया है, अरेज। उसकी जगह पे क्या लिखा है, न्यू। आगे क्या लिखा है, क्लास का नाम और उसके साथ क्या लिख दिए, पैरेंथेसिस, जिस तरह फंक्शन बनाते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये किससे बना है, क्लास। न्यू मतलब हम क्लास का एक नया इंस्टेंस, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, क्लास से। अब एक फीचर है इस ऑब्जेक्ट में, वो ये है कि जब भी हम क्लास से क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, तो उसमें वो सारी चीजें होंगी जो क्लास में हैं। तो क्लास में क्या चीजें हैं, तो इसमें भी अब क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको हम लॉग लगा के देखें तो अगर उसमें सारा मैं ऑब्जेक्ट कॉपी करता हूं और रन करते हैं इसको, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बन गया और इसमें क्या आ गया, वही चीजें आ गई हैं जो मैंने क्लास में रखी थी। लेकिन सिर्फ इतना काम करने से क्या हो गया, अब ये मेरा कोड कौन सा कोड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला, ऊप वाला कोड है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने उसका बेस प्रिंसिपल को फॉलो किया है। और उसका बेस प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट से पहले क्लास बनाना जरूरी है। और क्लास बनाने के लिए क्लास डायग्राम बनाना जरूरी है, जो कि हमने फॉलो नहीं की। खैर, इसमें जो भी चेंज करेंगे वो ट्रैक
हाँ, अब जो भी क्लास में शेप डिफाइन करेंगे उससे क्या बनता जाएगा, ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी हमें इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं हुआ, कोई खास इंपॉर्टेंस तो ही नहीं है। जो काम हम ऑब्जेक्ट में कर रहे थे वो काम हमने क्लास में कर दिया है, तो उसकी इंपॉर्टेंस का तो अच्छा कुछ और बात भी ठीक है। और ये जो हमने काम किए है ये एक्चुअल में अभी ऊप है भी नहीं, मतलब हमने सिर्फ उसका खाना पूरी की है। खाना पूरी समझते हैं कि बस हमने उसके प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अभी उसका कोई भी फीचर इस्तेमाल है। ऊप के अपने बहुत सारे फीचर हैं, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे वाला काम कर सकें। लेकिन मैंने एक बेस आपको बना के दे दी है, जो बात हम कर रहे थे वो बात मैंने आपको कोड के थ्रू भी साबित कर दी है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्लास से भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बनाना है, हमने कोई करली ब्रेसेस नहीं लगाई, हमने कोई भी की पेयर वैल्यूज डिफाइन नहीं की, लेकिन वो ऑब्जेक्ट भी प्रॉपर हमारा बन गया। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने क्लास से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेट कार टू न्यू कार। अब आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हुआ होगा कि बार बार कोड नहीं लिखना पड़ा। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते तो क्या करते, बार बार डिफाइन करते। अब हमने किया बार बार डिफाइन नहीं। अब अगर मैंने 10 कारें भी बनानी है तो क्या करना है, न्यू कार न्यू कार न्यू कार, दैट्स इट। 1 लाख भी बनानी है तो फर्क नहीं पड़ता, लूप चला देंगे। क्या ख्याल है, एक ही लाइन पे कि आपने इस क्लास से ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करना है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। देखो पहले आज आप लोगों का पढ़ने का कोई दिल नहीं कर रहा ना। अच्छा फोकस करें दोबारा। हमने क्या बोला था, जब हमने इतनी बातें की, चीजें की, अपना पूरा माइंड बनाया, तो हमने उसके पीछे जो थ्योरी पढ़ी वो क्या थी कि बेस प्रिंसिपल ये है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बनाना, किससे बनाना है। तो हमने बना ली क्लास। अब उस क्लास का हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स ये है कि इतना काम तो हम पहले भी करते थे वेरिएबल बनाने वाला, इससे आगे हम क्या लगाते थे, कर्ली ब्रेसेस, और उसमें डिफाइन करते थे सारा कुछ। लेकिन उसकी जगह में हमने क्या किया है, न्यू कार। न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू का कीवर्ड यूज होना है, आगे कार को साथ पैरेंथेसिस लग जाएंगे। तो अब 2 कारें 3 बनानी होंगी, 3 भी बन जाएंगी। 4 बनानी है तो 4 भी बन जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज के मैं इन दोनों को क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं, कार को भी और कार 2 को भी। 2 कारें बन गई हैं लेकिन दोनों का डाटा क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है तो कोई भी फायदा नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई। इससे बेहतर 2 अलग ऑब्जेक्ट बना लेते ताकि हम उनकी वैल्यूज क्या कर सकते, चेंज कर सकते। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ऊप को तो इस्तेमाल किया है लेकिन खाना पूरी की है, ऊप का सही इस्तेमाल नहीं किया। यानी इसका मतलब है कि ऊप इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन हमें देता होगा। ऊप के पास हर चीज का सोल्यूशन है, हमें नहीं आता तो लख बात है, अभी हमने पढ़ा नहीं है ना इसलिए। लेकिन जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो ये मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन अगर ये हल हो जाए तो मजे की चीज है या नहीं। तो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे बन रहे हैं, एक क्लास बनानी है, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाते जाओ। और मजे की चीज ये है, अब इसमें गलती के जो हम बात कर रहे थे यार कि नक्शा मैप बना लें तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। कैसे, अब एक दफा मैंने डिफाइन कर दी 3 कीज। अब चाहे मैं 50,000 कारें बनाऊं तो क्या होगा, कीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो गलती के चांसेस रहेंगे बीच में। अगर मैं 50,000 ऑब्जेक्ट लहदा बनाऊं तो गलती के चांसेस ज्यादा होंगे। क्या क्या है, तो इसका मतलब, लेकिन इसका एक ओवरहेड भी है कि मुझे टाइम थोड़ा सा तो ज्यादा लगेगा ना एज कंपेयर टू मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लूं।
क्या ख्याल है? इसको समझ नहीं आ रही? आ रही है? आपको कैसे पता है? अच्छा, समझ आ रही है ना? एक स्टेप आगे जाएं। अब हमने क्लास बना ली और क्लास पैसिव है। पैसिव का मतलब क्या है? अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाएं, ये काम ना करें, तो क्लास बनाने का कोई फायदा है? कुछ भी नहीं, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। क्लास तो बनी पड़ी है लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट। क्लास का रिजल्ट देखना है तो क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं? क्लास। तो क्लास बनाने का मेन मकसद यह है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है न्यू के कीवर्ड से। समझ आई? तो ये सारी चीजें आपस में होगी लिंक। तो हम इनको डी लिंक करते हैं। आप थोड़ा सा मजीद इसमें डाइव करते हैं। चीज तो अच्छी है लेकिन मामला यह है कि जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डाटा सेम आ रहा है, तो कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि डाटा को क्या करें? चेंज करें। डाटा को क्या करें? चेंज करें। अब इसके दो तीन तरीके हैं। इसके क्या हैं? दो तीन तरीके हैं। वो तरीके हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं डिस्कस। वो क्या तरीका होता है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की होती है, उसकी वैल्यू अपडेट करनी हो तो हम कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट का नेम डॉट नाम, जैसे BMW। इसी तरह ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेक मर्सिडीज। ये दो लहदा मैंने मेक जो है वो सेट कर दिए हैं। अच्छा, उसके अलावा और क्या इसमें चीजें थी? अभी हम सिर्फ मेक को चेंज करके देखते हैं। पहले क्या आ रहा था दोनों जगह पे? अब क्या आ रहा है? गड़बड़ ये हो रही है कि ये लिखना पड़ रहा है मैन्युअली। ये तो फिर वही बात हो गई कि ऑब्जेक्ट बनाया और बना के तो मजीद फिर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक एक वैल्यू इसकी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बात बन रही है लेकिन बात इतनी भी नहीं बन रही। बात तो खराब हो रही है। और एक और भी मसला हो रहा है, वो ये हो रहा है, अगर आपने फोकस किया हो कि दोनों ही कार से बने हैं ऑब्जेक्ट। समझ आई? मैंने अभी एक का चेंज किया, एक का चेंज नहीं किया, एक को कमेंट कर दिया। अगर हम फोकस करें और अगर मैं एक का मेक चेंज कर रहा हूं, दोनों ही ऑब्जेक्ट किससे बने हैं? क्लास से। एक का मैंने मेक चेंज कर दिया है लेकिन दूसरे का मेक चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है जब हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास से तो वो उस क्लास का एक इंस्टेंस बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है क्लास से। अब उस ऑब्जेक्ट में जितनी भी चेंजेस कर रहा हूं उसका अफेक्ट क्लास पे नहीं आएगा, या उस क्लास से कोई दूसरे ऑब्जेक्ट बने हैं उन पे भी नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास की कॉपी बनती है। इसका क्या मतलब है? कॉपी बनती है। कॉपी होने का मतलब समझ आ रहा है? सारा कुछ कॉपी हो गया ऑब्जेक्ट में। अब कॉपी में मैं चेंजेस कर रहा हूं तो क्या ऊपर वाली शेप में चेंजेस होंगी? नहीं होंगी। समझ आई या नहीं? क्लास से जब ऑब्जेक्ट बना उसमें सारी चीजें कॉपी हो गई। अब उस ऑब्जेक्ट में मैं जो भी चेंजेस करूंगा तो वो किस में होंगी? उसी कॉपी वाले ऑब्जेक्ट में होंगी। क्लास में चेंजेस नहीं होंगी, या क्लास की मदद से जो दूसरे ऑब्जेक्ट बने हैं उनमें भी चेंजेस नहीं हो। तो अज्यूम कर रहा हूं अगर हम टीएल ड्रा में चले जाएं तो समझो कि ये हमारे पास क्या है, एक क्लास है, उसका नाम है जी कार। ये क्या है? इसका हमने बनाया ऑब्जेक्ट। समझो ए बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया बी,
तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने सी, ए बन गया, बी बन गया और सी बन गया। ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट हमने क्या कर लिए, बना लिए। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या होगा कि अगर इस क्लास के अंदर मेरे पास तीन प्रॉपर्टी हैं, इसमें भी कितनी आएंगी, तीन, इसमें भी कितनी आएंगी, इसमें भी कितनी आएंगी, तीन आएंगी। बात आई समझ या नहीं? अब अगर ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है तो इस पे इसका इफेक्ट आएगा, इस पे आएगा। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट तीन के बजाय एक और इसमें खुद से ऐड कर लेता है, यानी उसको +1 कर लेता है, तो उसके बाद कितनी हो जाएंगी टोटल, 4। इसमें इसके बाद कितनी रहेंगी, इस पे। तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी वैल्यूज को चेंज करता है या इंक्रीज करता है, उसका इफेक्ट बाकियों पे नहीं पड़ेगा, वो क्लास पे भी नहीं पड़ेगा। क्लास पे तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि क्लास क्या है, पैसिव एलिमेंट। पैसिव मतलब वो चल नहीं सकती, डिलीट कर दें, लेकिन वो कहां से डिलीट होगा, ऑब्जेक्ट से होगा, लेकिन उसका इफेक्ट बाकियों पे नहीं आएगा। देखो जब एक ऑब्जेक्ट बन गया है, अब उस पे सारे रूल वो अप्लाई होंगे जो ऑब्जेक्ट पे होते हैं। जैसे कोई की हम डिलीट कर सकते हैं, कोई की हम अपडेट कर सकते हैं, कोई की हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, वही सारे रूल्स जो एक्चुअली किस पे अप्लाई होते हैं, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं, वो सारे हो जाएंगे। लेकिन जो चीज समझने वाली है कि ये जो एरो है, समझो ये कॉपी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्लास कॉपी हो रही है। अगर हम वही कंस्ट्रक्शन वाली एग्जांपल लें, एक रूम था, उसका डोर राइट साइड पे था, आप उसको लेफ्ट साइड पे कर दें, तो आपने जो मैप या नक्शा बनाया था वहां से खुद ब खुद राइट से लेफ्ट पे आ जाएगा, नहीं आएगा। आपने जो बनाया है उसमें चेंज आया है। हो सकता है आपने 3 घर बना रहे हैं सेम नक्शे को देख के, एक में आपने लेफ्ट पे लगा दिया, एक पे राइट पे लगा दिया है, एक पे जो है वो आपने लगाया ही नहीं, एज्यूम करें तो वो तीनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक पे अगर आपने गलत बना दिया, ये जरूरी नहीं है कि दूसरे के ऊपर भी वही गलती बनेगा, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है। और अगर आपने एक में गलत बनाया है तो जरूरी नहीं कि वो क्लास में यानी मैप के अंदर भी वो चेंज आएगी, क्योंकि वो तो पेपर है, उसमें कैसे चेंज आ सकती है। बात समझ आई? तो इसी तरह क्लास के अंदर अगर कुछ हम चेंज करेंगे, हाँ अगर मैं क्लास को चेंज करके इसमें 4 प्रॉपर्टी करके दोबारा रन कर देता हूं कोड, फिर क्या होता है, फिर सब में 4 आ जाएंगी। खूब तो फिर आसान है, आसान है मुश्किल है, आसान है, चलो लग जाता है पता है, बहुत आसान ले रहे हो आप को, नहीं है आसान, अगर समझ आ जाए तो कोई मुश्किल है नहीं है। अच्छा, सबसे पहला काम तो अब हमने ये करना है कि जब एक नया ऑब्जेक्ट बनाएं तो उस वक्त ये काम ना करना पड़े। ये तो बड़ा गंदा सा काम है ना, मैन्युअली चेंज कर रहे हैं वैल्यूज। तो बात तो इसमें भी वही है कि गलती के चांसेस हो सकते हैं, किसी में चेंज करें किसी में ना हो तो अजीब सा सीन हो जाएगा। क्या ख्याल है? इसके लिए इस चीज का एक सलूशन है, उसको हम क्लास की जुबान में बोलते हैं, क्लास का एक स्पेशल फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। अच्छा, एक और बड़ी एक मजे की आपने नोटिसेबल चीज देखी होगी क्लास के अंदर, एक्चुअली ये हमने बनाए हैं वेरिएबल्स और ये हमने क्या बनाया है, फंक्शन है ना। फंक्शन ऐसे बनता है, पैरेंथेसिस और फंक्शन का नाम होता है और ये, लेकिन इसके साथ फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगा और इनके साथ वेरिएबल का कीवर्ड नहीं लगा। ऐसा क्यों है? अभी मैंने बताया है कि क्लास क्या होती है, पैसिव एलिमेंट होता है। अगर हम इसके साथ var लगा देंगे तो वो एक्चुअल रैम में क्या करेगा, वेरिएबल बना देगा।
प्रोग्राम क्या चलता है, टॉप टू बॉटम। हम VAR लगाएंगे तो क्या होगा, रैम में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेकिन क्या ये कोई एक्चुअल चीज है जिसकी वैल्यू स्टोर करनी है? नहीं, ये तो एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है, एक तरह से मैप है, नक्शा है, इसकी कोई वैल्यू सेव नहीं करनी, इसलिए ये वाली चीज तो हमने निकाल दी। इसीलिए हमने फंक्शन के साथ भी फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाया, क्योंकि वो कीवर्ड जो है वो यूज होते हैं एक्चुअल बनाने के लिए। हाँ, ये एक आपको मैं अभी बताऊंगा कि इसके पीछे एक साइंस है, वो अभी हम उसके ऊपर आ रहे हैं कि वो एक्चुअली ये कैसे चल रहा है, समझ रहे हैं? ये स्टोर हुई वैल्यू हमारे तक कैसे आ रही है और वो कैसे चल रहा है, इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर वाली बात वहीं से शुरू होने लगी है। अच्छा, क्लास कहती है कि मेरे पास जो है ना वो आपने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट तो रखना है, यानी क्या क्या आपकी चीजें होंगी वो डिफाइन तो करनी है अपनी क्लास डायग्राम देखते हुए, लेकिन उन चीजों की जो वैल्यूज है ना वो आपने क्लास का पार्ट नहीं बनाना। यानी ये कीज तो डिफाइन करनी है, लेकिन इनके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ऐसे होना चाहिए इसको, या नल होना चाहिए, या बस इस तरह से डिफाइन कर दें बगैर किसी वैल्यू के। ये एक्चुअल इस तरह से होनी चाहिए कि इस क्लास के अंदर मेक मॉडल और ईयर होगा, लेकिन उसकी कोई भी हमने वैल्यू डिफाइन नहीं। एक्चुअल ये तरीके कि कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करें, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन हमने बताया कि ये तीन चीजें इसका पार्ट होंगी। अब ये हमने क्या डिफाइन किया, फंक्शन, लेकिन ये स्पेशल किस्म का फंक्शन है। ये क्या है, ऐसा फंक्शन जो खुद ब खुद चल जाता है। कब, जब उस क्लास से उसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनता है। ये एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो खुद ब खुद चलता है। कब चलता है, जब उस क्लास से उसका ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट कब बनता है, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 11 पे। इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत, नॉर्मली तो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, कॉल। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। और कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ऑब्जेक्ट कितनी दफा क्रिएट हुआ है, तो इसको कितनी दफा कॉल होना चाहिए, 2 दफा। तो चला के देखिए होता है या नहीं, ठीक है। और इसमें हमने क्या लिखा है, कार के, तो कितनी दफा आना चाहिए, ये देखो ना क्या हुआ, कार क्रिएटेड और कार क्रिएटेड। इसका मतलब इस फंक्शन, ये फंक्शन खुद ही चल गया। कब, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे फिर नहीं चलेगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो क्या होगा, अब नहीं चलेगा। अब तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि वेरिएबल ही नहीं बनाया। अब कुछ भी क्यों नहीं चला, अभी तो बताया था क्लास पैसिव है। पैसिव कोई चीज चलती नहीं है, बेजान चीज है, वो नहीं चलती। वो कब चलती है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू के कीवर्ड से। और जब भी न्यू का कीवर्ड बनेगा तो क्या होगा, लेकिन उसके अंदर कीज आ रही हैं मेक मॉडल ईयर, लेकिन वैल्यूज क्या आ रही हैं, क्यों। वो पहले जो वैल्यूज आ रही थी ना, वो समझो डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही थी। वो क्या हो रही थी, डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही थी। अभी हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो अब क्या आ रही है, अनडिफाइंड वैल्यू। क्या आपने डिफाइन नहीं की। अच्छा, अब ये वैल्यू जो डिफाइन करनी है ना, ये करनी है हमने कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू। किस तरह करनी है, कंस्ट्रक्टर मेथड में। कैसे, हम कंस्ट्रक्टर, ये भी एक फंक्शन की तरह। अच्छा, एक और वर्ड चीज है, मैंने भी वर्ड मेथड बोला।
अक्सर आप सुनते होंगे किसी को हम क्लास का मेथड, किसी फंक्शन को हम मेथड बोलते हैं, किसी को फंक्शन बोलते हैं। ये अक्सर आपने सुना होगा, कभी कोई मेथड बोल रहा होता है, कभी कोई बोल रहा होता है। अच्छा, ये एक ही चीज के दो नाम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये, अगर आपका फंक्शन क्लास के अंदर लिखा हुआ है उसको हम मेथड बोलते हैं, अगर क्लास के बाहर फंक्शन है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो ऊप के अंदर हम उसको मेथड बोलते हैं और ऊप के बगैर फंक्शन बोलते हैं। चीज एक ही है, लेकिन आपको अगर कोई पूछ ले कि मेथड और फंक्शन में क्या फर्क है, तो आप उसको क्या बताओगे? क्लास के अंदर लिखा हुआ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेथड। तो आपने हमेशा मेथड बोलना है, फंक्शन है नहीं बोलना। तो हमने एक मेथड डिफाइन किया है, कंस्ट्रक्टर। अब इसके, अब फंक्शन या कंस्ट्रक्टर या मेथड का क्या होते हैं? पैरामीटर भी हो सकते हैं। तो हम इसके पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ए, बी और सी, कुछ भी नाम रख सकते हैं ना पैरामीटर का। अच्छा, इधर ही इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, ए, बी और सी। हमने क्या डिफाइन कर लिया? ए, बी और ए, बी और सी। अब क्या करें? ए, बी और सी डिफाइन कर लिया है। अब ये जो ए, बी और सी है ना, इसको वैल्यूज आएंगी, और वैल्यूज कहां से आएंगी? जब हम उस फंक्शन, जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, क्लास को हमने ऐसे कॉल किया जैसे फंक्शन कॉल करते हैं। क्यों? पैरेंथेसिस लगा के। इसका मकसद क्या था? आर्गुमेंट पास करने थे। कौन से आर्गुमेंट? जो कंस्ट्रक्टर को जाएंगे। क्योंकि क्लास कॉल होते ही क्या कॉल होता है? मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा तो उसको क्या जाएंगे? हमने उसमें क्या डिफाइन कर दिए? पैरामीटर डिफाइन कर दिए। और जैसे पैरामीटर जाएंगे उसको वो क्या करेगा? उसको प्रिंट करा देगा। तो अब यहां पे क्लास बनाते हुए अगर मैं इसको हिट करता हूं, अभी वो अनडिफाइंड दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिफाइन यहां पे नहीं किया। तो अब यहां पे हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे मैं भेज देता हूं 10, 20 और इसे मैं बोल देता हूं मे बी तो इसका मतलब क्लास क्रिएट करते हुए हम वैल्यूज पास कर सकती हैं, और वैल्यूज कहां पे पहुंच जाएंगी? कंस्ट्रक्टर में खुद ही, उसके पैरामीटर में, और उसके पैरामीटर से वो वैल्यूज लेके हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके पैरामीटर से वैल्यूज लेके हमने क्या करना है? हमने मेक, मॉडल और ईयर को सेट करना है। उसको सेट करने का तरीका ये है, दिस का कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। दिस मेक ए, मॉडल बी, ईयर सी। अब अगर मैं इसको हिट करता हूं, क्या हुआ? एक्चुअली एक तरह से वैल्यू क्या हो गई है? असाइन हो गई है। वैल्यू क्या हो गई है? असाइन हो गई। ये काम हुआ है। समझाई बात? तो अब अगर इसका मतलब है कि जब हम ये क्रिएट कर रहे होंगे तब हमें सही वैल्यूज देना पड़ेंगी। जैसे अच्छा, सेम चीज हम इधर हम डिफाइन कर लेते हैं। समझ आई बात? तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो मैंने वैल्यूज असाइन करनी थी, अब मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे ये 3 पैरामीटर भी देने पड़ेंगे। और जैसे मैं दूंगा तो फिर जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो उसमें मेरे पास वैल्यूज भी आ रही होंगी, और वो ठीक वैल्यू आ रही होंगी जो हमें रिक्वायर्ड है। समझ आई बात? तो यहां तक हम पहुंच गए। मेक, मॉडल और ईयर जो है वो मेरे दोनों जगहों पे आ रहा है, और जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी उसका भी हमें सोल्यूशन मिल गया है।
अब इस क्लास के अंदर हमने एक काम करना है, फंक्शन डिफाइन करना है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए यानी मेथड बनाना है। तो मेथड बनाने के लिए जैसे स्टार्ट है और जैसे टॉप है, ये दो बना रही है, बस इनके साथ फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगा। समझ आई? अब जब इसका इंस्टेंस बनेगा, अब इसमें कितनी चीजें होंगी? 3 ये और 2 ये, 5। ऊपर प्रॉपर्टीज आ गई 3 और नीचे फंक्शन आ गए। तो अब अगर मैं इसको अभी कॉल करूंगा तो अब इसके अंदर जो है वो हमें 5 चीजें मिलेंगी और उसको हम कॉल करके भी दे सकते हैं, जैसे कॉल डॉट स्टार्ट। तो ये क्या करेगा, उस कार को शो करेगा इंजन, क्योंकि इसमें लिखा है हमने इंजन स्टार्टेड। और इसी चीज को अगर हम दूसरे को करें कॉल डॉट स्टॉप, तो वो क्या बोलेगा, इंजन। इसमें अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको कॉल किया किसके अंदर है, तो इसके अंदर भी एक्चुअली हमने क्या ही लगाया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग लगाया हुआ था, इसलिए 2 कंसोल के अंदर एक अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसका मतलब है क्लास के अंदर हम फंक्शन भी बना पा रहे हैं, उनको कॉल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इंस्टेंस बनेगा वो सारी चीजें भी ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाएंगी। तो अगर आज की बात का हम सम अप करें तो हमने क्या सीखा आज? ऊप क्या आती है, क्यों यूज करना है, कब करना है, किस सिनेरियो में करना है। फिर हमने देखा यार उसका बेस प्रिंसिपल जो है ना वो क्लास होती है। फिर हमने क्लास में देखा कि प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन या जिनको मेथड्स बोलते हैं। फिर कंस्ट्रक्टर पढ़ा, फिर उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ये चीज हमने स्टडी की है। तो यहां तक जो है हमारा हो गया सीन। तो अब हम क्या करेंगे,